नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कुल 6 सिद्धांत हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट सिद्धांत है मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत, या इसी का दूसरा नाम क्या है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। सेकंड नंबर की बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। पहला है मूल प्रवर्त्यात्मक या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। थर्ड नंबर की बात करें तो आवश्यकता, पदानुक्रमिक सिद्धांत। फोर्थ नंबर का सिद्धांत आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। फाइव नंबर का सक्रियात्मक सिद्धांत। सक्रियात्मक सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं सक्रिय सिद्धांत। और लास्ट 6 नंबर का है संतुलन स्थिर सिद्धांत। फर्स्ट है मूल प्रवर्त्यात्मक या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। सेकंड बात करें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। थर्ड बात करते हैं आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। फोर्थ नंबर का है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। 5 नंबर का है सक्रियात्मक सिद्धांत। और लास्ट 6 नंबर का है संतुलन स्थिर सिद्धांत। अब बात करते हैं इनको प्रतिपादित किसने किया। तो मूल प्रवृत्ति या मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल। अब सेकंड नंबर की बात करें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने। थर्ड नंबर बात करें आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत की, तो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत की बात करें, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैकक्लेलैंड ने। किसने प्रतिपादित किया? मैकक्लेलैंड ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकक्लेलैंड ने। और सक्रियात्मक सिद्धांत किसने किया है? सेलिसबरी और सेलिसबरी। और एक दूसरा नाम और है, वो भी याद रख लेना, मेल्मो। कौन है? मेल्मो। अब बात करते हैं संतुलन स्थिर सिद्धांत की। तो संतुलन स्थिर सिद्धांत किसने किया? चैपलिन और कॉफर ने। चैपलिन और कॉफर। तो पहला सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने, मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड ने, और आवश्यकता पदानुक्रमिक अब्राहम मैस्लो ने प्रतिपादित किया।
और उपलब्धि अभिप्रेरणा मैकलेलैंड ने, और सक्रियात्मक सिद्धांत दिया है सैलिसबरी और मैस्लो ने, मैस्लो नहीं, मेल्मो है। संतुलन स्थिति सिद्धांत चैपलिन और कोफर ने दिया है। तो यहां तक ये सिद्धांत समझ में आ गए। इनके प्रतिपादक कौन है ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे देगा। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो। ऐसे बात करें उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकलेलैंड की बात करें तो ये कुछ इनके प्रतिपादक थे और ये सिद्धांत है। अब इनको डिटेल से जानेंगे कि ये सिद्धांत है क्या। तो पहले बात करते हैं हम मूल प्रवर्त्यात्मक या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत की। तो मूल प्रवर्त्यात्मक विलियम मैकडूगल ने क्या बताया इस सिद्धांत के बारे में कि 14 तो होते हैं संवेग। हर इंसान 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती। मूल प्रवृत्ति, अब ये जो 14 संवेग हैं उन्हीं से जो मूल प्रवृत्तियां हैं 14 वो जुड़ी हुई होती हैं। और जब संवेग होंगे तो संवेगों से कौन सी क्रिया होगी? मूल प्रवृत्तियों की। तो इन्होंने क्या कहा है कि हर एक संवेग एक मूल प्रवृत्ति को जन्म देता है और ये जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात। मूल प्रवृत्ति सभी में अलग अलग पाई जाती है। क्या है? अलग अलग पाई जाती है। ये अलग अलग होती हैं, सभी में समान नहीं होती है मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां परिवर्तनशील होती हैं। क्या होती है? परिवर्तनशील। इनमें परिवर्तन किया जाता है ना कि ये नष्ट नहीं होती है। अभी एक स्टेटमेंट और है, क्या बात करते हैं? मूल प्रवृत्तियां आदत नहीं होती हैं। आदतों से मूल प्रवृत्तियां भिन्न होती हैं। ये बात ध्यान रखने की है। आदतों से क्या है? भिन्न। आदतों से भिन्न है मूल प्रवृत्तियां। वो कैसे? आप मान लो कोई बुरी आदत है, उसको तो धीरे धीरे त्याग सकते हैं, बट जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। उसमें संशोधन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। क्या है? परिवर्तनशील है ये। इनमें संशोधन हो सकता है, बट ये नष्ट नहीं होती है, क्योंकि ये जन्मजात होती है। 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां। अब जैसे संवेग है भय, तो मूल प्रवृत्ति क्या है उसमें? पलायन। क्यों है? क्योंकि जब भय होता है तो क्या इंसान को जहां भय मतलब लगता है, जहां भय प्रकट होता है, वहां से इंसान क्या करना चाहता है? पलायन करना चाहता है। ये किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, इतना ही है। हालांकि सभी मनुष्य में सेम पाई जाती है, भिन्न पाई जाती हैं, इकसार नहीं होती है, समान नहीं होती है, इक्वल कभी भी नहीं होगी। अब सेकेंड बात करते हैं हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। सेकेंड क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिगमंड फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। अब सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया? मन के 3 प्रकार बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने। पहला प्रकार क्या है? 3 प्रकार बताए इन्होंने। तो पहला है अचेतन मन।
दूसरा बात करते हैं अर्धचेतन मन की, और थर्ड है चेतन मन। इस पर इन्होंने ये कहा है अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं हैं वो क्या करती है, क्रिया करती है। इंसान जो भी व्यक्ति क्रिया करता है तो वो क्या कहते हैं कि अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं हैं उनके द्वारा क्रिया करता है। तो इन्होंने कहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं होती हैं, अचेतन मन में दमित इच्छाएं क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। दमित इच्छाओं से ही क्रिया करता है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत समझ में आया कि इसमें क्या होता है, अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं होती हैं वो एक्टिवेट करती है, इंसान को क्रियाशील बनाती है। उन दमित इच्छाओं से ही क्या होता है, मनुष्य क्रिया करता है व्यक्ति। अब थर्ड बात करें, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, और एग्जामिनर का भी फेवरेट सिद्धांत होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। तो थर्ड के कौन सा था, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। दिया किसने, प्रतिपादित किसने किया इसको, अब्राहम मैस्लो। और इसमें एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस सन में प्रतिपादित हुआ, तो 1954 में। ये भी ध्यान रखना, 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं होती हैं। कितनी आवश्यकताओं की बात की, 5 आवश्यकताओं, और जो व्यक्ति को क्रिया करवाती हैं 5 आवश्यकताएं। अब वो 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और बिल्कुल इजी है। इन्होंने डायग्राम बनाया था। पहली अवस्था क्या है, पहली आवश्यकता क्या है इनकी, शारीरिक अवस्था, शारीरिक आवश्यकता। फिजियोलॉजिकल नीड। अब शारीरिक आवश्यकता क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। दूसरी सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड बात करें तो थर्ड है समाज की आवश्यकता। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये कर्म से चलती हैं, ये आवश्यकताएं कर्म से होती हैं। ऐसे नहीं कि पहले समाज की आवश्यकता हो जाएगी, नहीं, कर्म है इनका एक निर्धारित। कर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4th नंबर पे आती है सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। और लास्ट बात करें 5 नंबर की आवश्यकता की, तो वो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। आत्म सिद्धियां, आत्मानुभूतियां, आत्म सम्मान एक ही बात है। आत्मानुभूति की आवश्यकता। तो फर्स्ट है शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड। ये क्या है, जैसे आपको भोजन, कपड़े, ये क्या है आपकी भूख, प्यास,
ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं, क्योंकि यह आपको सर्वप्रथम इन्हीं आवश्यकताओं की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि आप बिना भोजन करे रह सकते हैं? नहीं। बिना प्यास मतलब बिना पानी पे आप रह सकते हैं, बिना कपड़े पहने रह सकते हैं? तो ये क्या है? जन्मते ही शारीरिक आवश्यकता होती है मनुष्य की, जन्म के पश्चात शारीरिक आवश्यकताएं होती है सर्वप्रथम, फिजियोलॉजिकल नीड की जरूरत है। अब सेकंड की बात करें, सुरक्षा। तो सुरक्षा क्या है? आप बीमार हो जाते हैं तो दवा की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है? सेफ्टी नीड है हमारी, सुरक्षा की आवश्यकता है। मकान, जब आपको रोटी कपड़े मिलने लग जाएंगे तो क्या होगा? सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो एक मकान की आवश्यकता पड़ती है हर व्यक्ति को। दूसरी आवश्यकता क्या होती है उसकी? सुरक्षा की आवश्यकता। उसमें क्या है? उसको मकान की जरूरत होती है। थर्ड बात करें, फिर वो क्या करेगा? जब उसके पास में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तब जाकर के कौन सी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इनके क्रम ध्यान रखना, जब शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होगी तब जाकर के सुरक्षा की आवश्यकता होगी, और जब सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब जाकर के कौन सी उत्पन्न होती है? समाज की आवश्यकता। तो समाज की आवश्यकता क्या है? आपके दोस्त होते हैं, आप दोस्तों में रहना पसंद करेंगे, आप समाज में रहना पसंद करेंगे। अब जब समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है तो समाज में आप क्या फिर दोस्तों के साथ रहेंगे और क्या करेंगे? सम्मान की आवश्यकता आएगी आपको। क्यों? क्योंकि आप उनमें क्या करते हैं कि हमारा भी सम्मान हो, हमें भी सम्मानित किया जाए, हमें भी सम्मान मिले। तो ये क्या है? फोर्थ नंबर की आवश्यकता है। फिर 5 नंबर की आवश्यकता क्या आएगी? आत्म सिद्धि की या आत्मानुभूति की आवश्यकता। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत ही मतलब सूक्ष्म मात्रा में व्यक्ति यहां तक पहुंच पाता है, आत्म सिद्धि या आत्मानुभूति की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महात्मा गांधी हुए। महात्मा गांधी, तो ये महात्मा गांधी महान पुरुष हैं। जो महान पुरुष हुए हैं वो क्या है? आत्म सिद्धि प्राप्त है। यहां तक आकर अटक जाते हैं सर, सम्मान की आवश्यकता तक आते आते अटक जाते हैं। क्योंकि यहां अब इसमें क्या हो रहा था, आपको जैसे कपड़ा रोटी भोजन की आवश्यकता थी। पहली आवश्यकता में फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। शारीरिक आवश्यकता में कपड़ा रोटी और भोजन की आवश्यकता। अब सुरक्षा की आवश्यकता आती है, सेफ्टी नीड में। तो क्या करेंगे? सुरक्षा की आवश्यकता के अंदर आप बीमार हैं तो दवा की जरूरत पड़ेगी, आपको मकान की जरूरत पड़ेगी। अब समाज की आवश्यकता, मतलब आप समाज में रहना पसंद करेंगे, आपके दोस्त होंगे। अब सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता क्या है? आपको जरूरत है, जैसे आज आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, मतलब आपको किसकी आवश्यकता है? नौकरी की आवश्यकता है। क्योंकि जब नौकरी मिल जाएगी तो आपको सम्मान मिलेगा, पैसों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या है? किसमें आएंगे? सम्मान की आवश्यकता में। जब आपके पास नौकरी पैसा होंगे तो क्या होगा? आपको समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। अब आत्म सिद्धि, आत्म सिद्धि क्या है? कि आप इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे, और इनकी पूर्ति करने के बाद में एक महान पुरुष, जैसे एग्जाम्पल लिया महात्मा गांधी का, तब जाकर के क्या होगी? आत्मानुभूतियां, आत्म सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये आवश्यकताएं थी, इनको आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा अभिप्रेरणा में जो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था उसमें पहली आवश्यकता कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? शारीरिक आवश्यकता। अब पूछ लेगा कि एक बालक को सर्वप्रथम रोटी कपड़े या भोजन की जरूरत है, तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा वो कौन सी आवश्यकता है? तो कौन सी आवश्यकता है? पहली आवश्यकता। तो ये याद रखना क्रम से, पहली आवश्यकता है शारीरिक, दूसरी है सुरक्षा, थर्ड है सम्मान, फोर्थ है थर्ड है समाज, और फोर्थ है सम्मान, 5 है आत्म सिद्धि। तो इनको क्रम से याद रखना, क्रम इंपॉर्टेंट है इनका,
क्योंकि जब ये आवश्यकता की पूर्ति होगी तब जाकर के दूसरी आवश्यकता की पूर्ति होगी। पहले ये नहीं कि समाज की आवश्यकता, पहले ही जन्म लेते ही समाज की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को जन्म लेते ही किसकी आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकता। तो ये था आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब 4th नंबर की बात करते हैं। तो 4th नंबर का जो 4 नंबर का सिद्धांत है वो कौन सा है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। अब उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत क्या होता है कि आप किसी उपलब्धि के लिए क्रिया कर रहे हैं। क्या है? किसी उपलब्धि के लिए क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। फोर्थ है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। प्रतिपादित किसने किया? मैक्लेलन। अब उपलब्धि में क्या कहा है कि आप किसी उपलब्धि के लिए क्रिया कर रहे हैं, उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्रिया। यह सिद्धांत बात करता है कि उपलब्धि पाने के लिए क्या करता है? मनुष्य क्रिया करता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। अब उपलब्धि क्या है? आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आप रीट की तैयारी किस बेस पर कर रहे हैं कि आपको क्या करना, उसमें उपलब्धि प्राप्त करनी है। कोई भी कार्य करता है मनुष्य उपलब्धि के लिए भी करता है। कि आपको मान लो कि ऐसे है कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करें हम? उपलब्धि के लिए तैयारी करें तो क्या होगा? वो उपलब्धि प्राप्त करने के लिए भी आप क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। क्रिया क्या करेंगे कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? स्टडी, पढ़ाई जरूरी है जो। तो ये था उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। अब जो 5 नंबर का सिद्धांत आता है तो वो सक्रियात्मक सक्रिय सिद्धांत की बात करेंगे अब, या सक्रियता सिद्धांत। नाम कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है। सक्रियता सिद्धांत। अब सक्रियता सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? सैलिसबरी और मेल्मो ने किया। सक्रियता सिद्धांत इसमें बात करते हैं किसकी? कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो किसी कार्य को करने के लिए क्या होती हैं? क्रियाशील होती हैं। किसी कार्य को करने के लिए क्रियाशील होती हैं। यहां हमारी मांसपेशियां क्रिया करती है। तो ये था इनका सक्रिय सिद्धांत कि कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें मांसपेशियां तो एक्टिव होती है। अब बात करते हैं लास्ट 6 नंबर का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो है संतुलन स्थिर सिद्धांत। अब ये किसने प्रतिपादित किया? संतुलन स्थिर सिद्धांत। चैपलिन और कॉफर ने। चैपलिन और कॉफर ने प्रतिपादित किया। अब ये बात करते हैं कि जब आप असंतुलन स्थिति में होते हैं, किसमें? असंतुलन स्थिति में होगे, तभी भी क्या करोगे? संतुलन स्थापित
करेंगे। जब हम असंतुलन स्थिति में रहेंगे तो क्या करेंगे, संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी। संतुलन स्थापित, अब ये कैसे, मान लो आपका सीटेट का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, नेक्स्ट डे है या 2 दिन बाद में है, तो आप उसमें क्या आ सकते हैं, असंतुलन स्थिति में भी आ सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जब आप मोटिवेट, अभिप्रेरणा क्या करेगी, आपको संतुलन स्थिति में लाएगी। क्या करेगी, संतुलन स्थिति में आ जाएंगे आप, और आप एग्जाम को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। तो ये थे अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत, एक एक करके उनके डिटेल में हमने समझा उनको। एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा में लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, सिद्धांत से ही। अब बात करें हम इनको अभिप्रेरित कैसे किया जाता है, तरीके क्या हो सकते हैं अभिप्रेरित करने के, अभिप्रेरित करने के तरीके जानते हैं। अभिप्रेरित करने के तरीके, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, आप किसी की प्रशंसा करके भी कर सकते हैं, किसी की निंदा करके भी कर सकते हैं। उसको प्रेरित करने के लिए, मान लो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो क्या करेगा वो अभिप्रेरित होगा। और अगर आप कोई बुरा कार्य कर रहा है तो उसकी निंदा करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, तो वो भी क्या है, अभिप्रेरित ही है। सेकंड नंबर बात करें तो सेकंड नंबर क्या होगा, पहला प्रशंसा है, उसकी निंदा करके किया जा सकता है। दूसरा, किसी कार्य के लिए मोटिवेट करने के कई तरीके हैं, हम किसी भी तरीके से व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं। पुरस्कार से भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरस्कार तो जो बाह्य अभिप्रेरणा है उसमें क्या करते हैं, पुरस्कार की तो बात करते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए करना है तो इंटरनल मोटिवेट होना चाहिए। क्या, अगर लंबे समय तक जाना है तो इंटरनल मोटिवेटेड होना जरूरी है उसको। और असफलता का भय दिखाकर क्या कर सकते हैं, असफलता का भय दिखाकर, कि मान लो आपको किसी ने कहा वो रीट की तैयारी में या सीटेट की तैयारी में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, इतना मोटिवेटेड नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि तू असफल हो जाएगा, थोड़ा और पढ़, नहीं तो असफल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, असफलता का भय देखकर क्या होगा, वो मोटिवेट होकर के स्टडी कंटिन्यू करेगा। फोर्थ नंबर बात करते हैं सफलता की और अग्रसर करके। तो ऐसे कई तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरित, और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट टाइम तक, क्योंकि आप कितनी बार अभिप्रेरित करेंगे। अब अधिगम्य अभिप्रेरणा का क्या महत्व है वो जानते हैं। अधिगम्य अभिप्रेरणा का महत्व, अधिगम्य अभिप्रेरणा का महत्व, सर्वप्रथम बात करें तो ध्यान केंद्रित करने में, ध्यान केंद्रित करने में क्या करती है अभिप्रेरणा, सहायक है। ध्यान केंद्रित करने में। सेकंड बात करें लक्ष्य तक पहुंचाने में। थर्ड बात करें ध्यान केंद्रित करने में, लक्ष्य तक पहुंचाने में। व्यवहार को सही दिशा निर्देश देने में। या हमको कहें तो एक दिशा, मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा है वो क्या करती है, एक दिशा प्रदान करती है, दिशा निर्देशन में। फोर्थ नंबर बात करें विद्यालय में क्या है,
विद्यालय में जो शिक्षार्थी होते हैं उनको वातावरणीय वातावरण में क्या करते हैं हम, एडजस्ट करने में सहायता उत्पन्न करती है। तो ध्यान केंद्रित करने में, लक्ष्य तक पहुंचाने में, व्यवहार को दिशा निर्देश देने में, ये क्या है, शैक्षिक महत्व है। क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें एक दिशा मिल जाती है। जब मोटिवेट रहेंगे तो एक दिशा मिल जाती है कि हमें क्या करना है। ये चयनात्मक भी तो है, क्योंकि चूज कर लेते हैं हम उनसे कि जैसे रीट की तैयारी करनी है तो कहीं भी प्रोग्राम हो आपके, कोई भी और अदर कार्य होगा तो आप उसमें से क्या करेंगे, नहीं मेरे को तो रीट की तैयारी ही करनी है, तो मैं किसी और फंक्शन वगैरह में भाग नहीं ले सकता हूं। तो ये क्या है, चयनात्मक भी है, चयन करने में। तो ये क्या है, अधिगम्य अभिप्रेरणा की महत्व है। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, 6 सिद्धांत हैं। अभिप्रेरित करने के तरीके कैसे हो सकते हैं, अभिप्रेरणा का अधिगम्य क्या महत्व है, उनके बारे में। हालांकि जो तरीके और अभिप्रेरणा का महत्व है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते इतने, बट जो सिद्धांत है इसके वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप क्या करेंगे, सिद्धांतों को अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना उनको। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। आज के इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा का पहले वीडियो अपलोड किया है, उसमें अभिप्रेरणा के क्या है, अभिप्रेरणा उसके बारे में हम डिटेल से समझे, और आज हमने अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में जाना। तो धन्यवाद दोस्तों।